दोस्तों आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह दिशा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्याम सुंदर जी से। हाल ही में उनके द्वारा कुरुक्षेत्र में शहीद आजम की विशाल प्रतिमा उनके संगठन द्वारा लगाई गई है। सो हम बात करेंगे उनके संगठन के बारे में और उनकी संगठन की विचारधारा के बारे में। श्याम जी, सूही सवेर में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल कि शहीद भगत सिंह दिशा ट्रस्ट, जन संघर्ष मंच, आपके कुछ और इस तरह के संगठन हैं, उनके बारे में हमें मुख्तसर शब्दों में बताएंगे। देखो शिवेंद्र जी, ऐसा है कि मुख्तसर में इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा जी। मैं सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया SUCI में जो है क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के तौर पे काम करता था और उस पार्टी से कुछ सैद्धांतिक मतभेद हुए। उस पार्टी को निर्माण करने वाले शिवदास घोष, उससे हम 1999 में अलग हुए। 1999 में अलग होने के बाद हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि जिस पार्टी को सही मानते थे वो गलत है और अब जाएं तो जाएं कहाँ। तो हमने किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने के बजाय कम्युनिज्म पे एक विचार मंच, कम्युनिस्ट विचार मंच नाम से एक संगठन तैयार किया था। 1999 में कम्युनिस्ट विचार मंच बनाया और तब कम्युनिस्ट विचार मंच का मकसद ये था कि भिन्न भिन्न किस्म के जो ट्रेंड कम्युनिज्म के ग्रुप्स काम कर रहे हैं उनको हम एक सेमिनार के माध्यम से इकट्ठा एक वैचारिक केंद्रीयता, यूनिफॉर्मिटी पैदा करेंगे थिंकिंग में। उसको लेके हमने काम किया। साथ ही साथ हमने निर्णय लिया कि भारत के आज़ादी आंदोलन और क्रांतिकारी इतिहास को दोबारा से पढ़ा जाए। और इस सिलसिले में जब हमने शहीद भगत सिंह के पत्र दस्तावेजों को और उनकी लिखतों को सबको पढ़ा, तब हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि इस देश में शहीद भगत सिंह प्रथम कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने कम्युनिज्म की विचारधारा को सही रूप में भारत की धरती पर फैलाने का काम किया। और तब हमने निर्णय लिया कि जो हमने एक कम्युनिस्ट विचार मंच बनाया है, इस कम्युनिस्ट विचार मंच की ज़रूरत नहीं, इसको ज़्यादा व्यापकता देने के लिए इसको शहीद भगत सिंह दिशा मंच कर दिया जाए। कम्युनिस्ट विचार मंच को ही हमने शहीद भगत सिंह दिशा मंच कर दिया। और साथ में ये निर्णय लिया कि हम जो है क्या नाम लोकल लेवल पे जहाँ जहाँ भी हमारा थोड़ा सा ताल्लुकात हैं, वहाँ लोगों के आम जनता के ऊपर जो अत्याचार है, उनकी जो जीवन की समस्याएं हैं, कोई पुलिस जुल्म है, कोई ह्यूमन राइट्स का सवाल है, या तो कोई दलितों पर एट्रोसिटी है या महिलाओं पे है, ऐसे कमज़ोर लोगों के ऊपर जो है ना क्या नाम जो भी अत्याचार होते हैं, उसके लिए हमने जन संघर्ष मंच हरियाणा का निर्माण किया। और आरंभ में तो हमने उसका कन्वीनर सुदेश कुमारी जी को बना के काम किया। सन 2006 में उसका विधिवत हरियाणा स्तर पर जो है ना क्या नाम हमने गठन किया और उसकी एक निर्वाचित बॉडी बनी। तब हमने ये निर्णय लिया कि शहीद भगत सिंह दिशा मंच ने निर्णय लिया कि ये भगत सिंह का अगर विचार इतना सक्षम है और सभी जितने भी पार्टियां और जितने भी भगत सिंह का नाम लेने वाले लोग संगठन हमने देखे, हमने ये पाया कि वो सब के सब भगत सिंह को समझे नहीं है, उनके बारे में उनका जो मूल्यांकन है सही नहीं है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि शहीद आजम के विचारों को और उनके साथियों के विचारों को सही रूप में ले जाने के लिए कोई संस्थान होना चाहिए, कोई सेंटर होना चाहिए और वो सेंटर रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उसकी कोई पहचान होनी चाहिए देश लेवल पे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम एक भूखंड लेकर के 2005 में निर्णय लिया, वहाँ एक बड़ा जो है क्या नाम स्टैचू लगाएं भगत सिंह का, और वो सबके जो है क्या नाम ऐसा हो कि उसकी सबको अप्रोचेबल हो, उसमें पहुँचने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो 2005 में हमने ये भूखंड लिया, प्लॉट लिया शहीद भगत सिंह दिशा ट्रस्ट क्रिएट करके। और उसके बाद हमने ये 2015 में शनय इकट्ठा करके लोगों से, मेहनतकश लोगों से पैसा जुटा करके हमने ये जो है क्या नाम प्रतिमा लगाई है। ये प्रतिमा जो है क्या नाम 2015 के 28 सितंबर को यहाँ स्थापित हुई। 3 टन तांबे की ये प्रतिमा है और ये आप देख रहे हैं कि हमने जो ये फाउंडेशन बनाया है, ये 30 फुट ऊंचा है, 18 फुट की प्रतिमा है, कुल मिला के 48-50 फुट पर ये। तो उसके बाद हमने जो है ना क्या नाम 2006 के बाद ही भगत सिंह के जो है ना क्या नाम चिंतन के मुताबिक इसको मजदूरों में ले जाने के लिए हमने निर्णय लिया कि कुछ मजदूर संगठन रजिस्ट्रेशन उनका हो और मजदूरों में भगत सिंह का विचार जाने के लिए उनके आर्थिक संघर्षों के साथ साथ वैचारिक जो है ना क्या नाम भगत सिंह का पक्ष जाए। तो हमने जो है ना क्या नाम मनरेगा मजदूर यूनियन हरियाणा स्तर पर और कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन हरियाणा स्तर पर हमने दोनों ये रजिस्ट्रेशन करवाए। और इनकी जो मांगे हैं, इनके जो आर्थिक मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, उसके साथ साथ हम भगत सिंह के विचारों को भी मजदूरों में ले जा रहे हैं इन 2 यूनियनों के माध्यम से।
तो कुल मिलाकर के अभी हमारा जो है ना क्या नाम, जो कम्युनिस्ट विचार मंच था उसकी जगह शहीद भगत सिंह दिशा मंच आ गया, और शहीद भगत सिंह दिशा मंच के निर्णय के मुताबिक शहीद भगत सिंह दिशा ट्रस्ट आया जिसपे स्टैचू लगा, और जन संघर्ष मंच इसके साथ साथ पैरेलल हुआ, जिसने हरियाणा में अनेक अच्छे अच्छे संघर्ष चलाए हैं। और अब हम जो है ना क्या नाम काफ़ी जो है ना क्या नाम इस चीज़ पे जो है ना क्या नाम हमें और भी हम कॉन्फिडेंट हैं, पूरे आश्वस्त हैं कि शहीद आजम का विचार ही जो है ना क्या नाम सही विचार है, और वो भारत के प्रथम कम्युनिस्ट क्रांतिकारी हैं, और उनके विचारों पे ही भारत में क्रांति संभव है। और तमाम जितने भी संगठन और हैं वामपंथ के, उन सब को भी इसी एक विचारधारा के, भगत सिंह के विचारों के छत्र छाया में चलना होगा। और ये हमारा प्रयास होगा कि हम तमाम को जो है ना भगत सिंह के विचारों की यूनिटी में ले आएँ, क्योंकि ये क्रांतिकारी रास्ता भी यही है। और साथ में देश में जो सांप्रदायिकता है, देश में जो जातिवाद है, देश में जो तरह तरह के जो है ना क्या नाम फूटप्रस्त ताकतें काम कर रही हैं, फांसीवाद है, उन सब का इलाज हम समझ रहे हैं कि शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा है। तो सवाल ये है कि ये प्रतिमा लगने से आपकी जिम्मेवारी यहीं रुक जाती है या आगे बढ़ती है? दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में बताइए, स्टैचू के बारे में, कितना इसमें लागत आई है, ये धातु किसका है बना है वो आप बता चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे? इसमें विस्तार से बताने के लिए सिर्फ यही है कि इसमें जो है ना क्या नाम हमने बहुत जगह कोशिश किया, बहुत जगह हाई अमाउंट भी जो है ना क्या नाम कई मूर्तिकारों ने बताया जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन चलते चलते इंटरनेट पे हमारे साथियों ने सर्च किया। ये जो स्टैचू वाले लोग हैं, ये यूनिवर्सल इंडिया करके कंपनी है, जिससे हमारी बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि हम इसको 25 लाख में जो है ना क्या नाम ये स्टैचू बना करके आपको दे देंगे। तो 25 लाख रुपए हम उनको जो है ना क्या नाम लगभग दे चुके हैं, और ये फाउंडेशन है, इस पे भी 15-20 हज़ार रुपये जो है ना क्या नाम नीचे लग चुका है। ये दीवारें आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ये 20-20 इंच मोटी दीवारें हैं, और नीचे से पूरा ये जो है ना क्या नाम बहुत मजबूत फाउंडेशन पे, पिलरों पे ये उठा है। तो बहुत ही मजबूती से हमने बनाया है इसको, और हम पूरी तरह से अब कॉन्फिडेंट हैं कि ये हमारा जो है ना क्या नाम, सिर्फ जो आप पूछ रहे हैं कि ये जिम्मेदारी का जो प्रश्न है, इसके लगाने के बाद तो जिम्मेदारी और भी बढ़ गई, क्योंकि हमारे ऊपर सवाल ये भी है कि क्या कोई बुत लगाने से क्रांति हो जाएगी। हम बिल्कुल इस बात से पहले से सहमत हैं कि कोई बुत लगाने से क्रांति नहीं होती है, ना ही बुत क्रांति करते हैं। बुत तो जो है ना क्या नाम मंदिरों में और एक ऐसे पूजा स्थलों में भी आप देख रहे हैं रूपांतरित होते हैं, लेकिन हम इस बात पे पूरी तरह से चौकस हैं कि ये स्थान जो है ना क्या नाम भगत सिंह के विचारों का वास्तव में ही जो है ना क्या नाम उसके प्रचार प्रसार का केंद्र बने। भगत सिंह ने जो कहा कि हवा में रहेंगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है पानी रहे रहे ना रहे, उनके ख्यालों की बिजली जो है ना क्या नाम जनता में संचारित हो, जनता में जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम इसको करेंगे पूरी उत्साह के साथ करेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। ये स्टैचू लगने के बाद अलग अलग वामपंथी संगठनों की किस तरह की प्रतिक्रिया आई है, जहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका किस तरह का मत रहा? इस तरह के भी विचार आए होंगे कि ये आए थे जहाँ हमारी निगाह में थे कि ये स्टैचू क्या आप बुद्ध पूजक तो नहीं भगत सिंह को बना रहे? तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? इसके बारे में असल में बहुत जो है ना क्या नाम कई प्रकार के लोग हैं जो भगत सिंह के विचारों को ले जाने में हमारे साथ हैं या जो हमारे से जुड़े हैं, वो तो पूरी तरह से इसको पॉजिटिव मानते हैं कि इसके आधार पे हम बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे जो संगठन है कि अपनी संकीर्ण मानसिकता के चलते कहिए, या तो वो अपने आप को सही समझते हैं ईमानदारी से, मैं उनको ये नहीं कहता कि वो गलती है उनकी, क्योंकि हर आदमी जो भी समझता है वो सच को ही मान के चलता है। मैं किसी भी संगठन में पहले था तो मैं अपने आप को ईमानदारी से ही सच मानता था, अभी भी सच मानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति हर संगठन को हमेशा ही अपने पुनर्विचार के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई चैलेंज करता है कि ये तुम सही रास्ते पे नहीं हो, तो भगत सिंह ने कहा कि स्वतंत्र विचार को लेकर के क्रांतिकारी चलता है। स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी का परम गुण है, और स्वतंत्र विचार का मतलब ये है कि आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना हो। अगर कोई आपको कहता है कि आपका विचार गलत है तो आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, बहस के लिए आपको तैयार होना चाहिए। इसलिए हम जो है ना कि हम ये समझते हैं कि बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑनेस्ट हैं, जो काम करना चाहते हैं, क्रांति भी करना चाहते हैं, लेकिन वो क्योंकि भगत सिंह के उनका जो मूल्यांकन है उनके बारे में उनके विचार हमारे जैसे नहीं हैं, इसलिए कई लोगों में ऐसा भी मतलब हम देखते हैं कि शायद ईर्ष्यावश है या तो कुछ और बात है। खासकर वामपंथी संगठनों में कोई ज़्यादा हमने उत्साह नहीं पाया, हाँ कुछों में पाया।
तो उन्होंने इसको बहुत ही हमारे को भी हौसला दिया और कहा कि हम भी साथ जुड़ेंगे और ये रास्ता सही है। लेकिन ऐसे वामपंथी संगठन भी और पार्टियां भी हैं जिन्होंने इसका उपहास भी उड़ाया कि इसको लगाने से क्या होगा, ये तो बुत परस्ती है। पर हम समझते हैं कि ये बुत परस्ती नहीं है। मीडिया में किस तरह की कवरेज रही? मीडिया में जो है क्या नाम, मीडिया में क्योंकि बात ये है कि हमने इसको किसी, जिस प्रकार से लोग स्टैचू लगाते हैं, बुत लगाते हैं, हमने किसी बड़े नेता को बुलाया नहीं, हमने किसी बड़ी राष्ट्रीय हस्ती को बुलाया नहीं, हमने किसी ऐसे जो ना व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जैसा कि हम एक ट्रेडिशन है। हमने ये साधारण लोगों से पैसा किया जो हमारे से सहमत हैं या जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो भगत सिंह से ज़्यादा जो है क्या नाम प्यार करते हैं, उन लोगों से पैसा हमने ये इकट्ठा किया। और बहुतों ने ये हमारे को सलाह दी कि आप उनको बुलाओ, इसके उद्घाटन पे उनको बुलाओ। लेकिन हम सोचते हैं कि भगत सिंह के विचारों को लेकर के जो चल रहा है, जो संघर्ष करता है, वास्तव में वही उनको अनावरण भी करे। जो भगत सिंह को सिर्फ जो है क्या नाम स्पीचेस में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उनके रास्ते पर क्रियान्वयन नहीं है, अपना लाइफ नहीं है। तो हमने सोचा कि इस तरह से जो है ना क्या नाम भगत सिंह को ज़रूरत नहीं है किसी बड़े एक हस्ती को बुलाया जाए। हाँ, ये हमारा विचार जरूर आया था कि इसमें जो है ना क्या नाम, जो ये मणिपुर में जो इरोम शर्मिला हैं, वो एक इतना संघर्ष की द्योतक हम भी समझते हैं कि वो चाहे भगत सिंह के विचार को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन वो संघर्ष की प्रतीक हम उनको मानते हैं। हमने कोशिश किया उन तक पहुंच बनाने में, लेकिन ये हम सफल नहीं हुए। उसके बाद हमने यहीं हमारे जो जन संघर्ष मंच के प्रदेश के अध्यक्ष हैं साथी फूल सिंह गौतम, वो एक बहुत ही हम्बल, उनका जो है क्या नाम पृष्ठभूमि है, परिवार है, दलित परिवार में जन्म हुआ है, और वो भगत सिंह को इस तरह से उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया चर्चा बहस के बाद और कहा कि यही एकमात्र रास्ता है। तो हमने इस प्रतिमा का अनावरण फूल सिंह गौतम जी से ही कराना मुनासिब समझा। और यहाँ उस वक्त हजारों लोग जुटे थे, लोगों में बहुत उत्साह भी था। लेकिन ये सवाल उठाए कि किसको बुला रहे हो, बार बार हमारे से पूछा किसको बुला रहे हो, आपने डिप्टी कमिश्नर को भी नहीं बुलाया, आपने जो है क्या नाम किसी मंत्री को भी नहीं बुलाया। लेकिन हमने इसमें जो है क्या नाम कोई समझौता नहीं किया। हमने भगत सिंह के विचार और उसकी कार्य जो पद्धति है, हमने पूरी तरह से उसका ध्यान रखते हुए कि इसमें कोई पाखंड नहीं होना चाहिए, हमने ये रास्ता अपनाया। तवारीख में भी और साहित्य में भी, हम कल्चर में भी देखें, जो सिंबल होते हैं, बिंब होते हैं, उनकी एक अपना महत्ता रहती है। इसी तरह जैसे देश में बीजेपी का आगमन होता है 2014 में, वो अपने इसी तरह के सिंबलों को पुनर्सुर्जीत कर रहे हैं, जैसे कि पटेल का बुत लगाना, इसी तरह ये भगत सिंह का बुत, उसको उसके बराबर रख के किस तरह देखते हो आप? मैं समाज में जो संघर्ष है, ये वर्ग संघर्ष है, और वर्ग संघर्ष जो है क्या नाम सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में नहीं है, ये साहित्यिक क्षेत्र में भी है, ये विचारधारा के क्षेत्र में भी है, ये रीति रिवाजों और परंपरा क्षेत्र में भी है, राजनीतिक क्षेत्र में है, ये आर्ट के क्षेत्र में भी है, संस्कृति के क्षेत्र में भी है, और ये तमाम मूर्ति बनाओ या आप स्केच बनाओ, ये सभी क्षेत्रों में वर्ग संघर्ष है। और वर्ग संघर्ष में बूतों का और सिंबल्स का रोल है, वर्ग संघर्ष में इनका रोल है। अगर वर्ग संघर्ष में रोल नहीं है तो आप इस बात को सोच के देखिए कि जब रूस में और ईस्टर्न यूरोप में जो ये समाजवादी व्यवस्थाएं ढही हैं, तो क्यों जो है एकदम आक्रमण हुआ, लेनिन के बुत गिराए गए और इन सब के बारे में क्या क्या बोला गया। तो अगर बुत गिराने में किसी की दिलचस्पी है तो वो जरूर है कि ये बुत को लगाने में भी वो सहन नहीं करेंगे। और अगर बुत को लगाने वाले लोग ऐसे हों कि वास्तव में वो उनके लाइफ को लेकर के चलने वाले हैं, तो और भी खतरा है। इसलिए ये एक वर्ग संघर्ष में बुतों का एक महत्व है। हम जानते हैं कि बुत परस्ती में और बुत लगा करके एक प्रेरणा लेने में, भगत सिंह क्यों गए जलियांवाला बाग में, जब वो 7वीं क्लास में ही थे, वहां से मिट्टी लाए खून की उठा करके, उसको रखा और उसको जो है ना आदर सम्मान दिया। ये एक, आप इसको नहीं कह सकते कि ये कोई बुत परस्ती है, ये जड़ पूजा है, मिट्टी की पूजा है। ये हमारे लिए प्रेरणादायक स्रोत हैं। करतार सिंह, बुत परस्ती तो तब होगी ना यदि आप आस्तिक होंगे। हाँ, बुत परस्ती तो तब होगी जब आस्तिक भी होंगे। और ऐसे भी हमने देखा है, बिना आस्तिक हुए भी अनजाने में भी होता है। हमारे एक साथी ने सवाल उठाया, मैंने जो है जब ये 28 सितंबर को ये इंस्टॉल किया गया, तब एक साथ मैंने कहा कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ये पूजा का स्थान न बन जाए, ये पूजा का स्थान न बन जाए। बाद में हमारे एक साथी ने कहा कि क्या हम यहाँ एक लिख करके पट्टी चिपका दें कि इसको पूजा का स्थान ना बनाओ। मैंने कहा इतना सिंपल नहीं है साथी, ये तो भगत सिंह के विचारों को जन जन में ले जाना और जन जन में ले जाते हुए संघर्ष करना,
ये वही चीज है जो गारंटी दे सकती है। आप लिख करके जो है ना क्या नाम पूजा को रोक देंगे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। भगत सिंह को तो जीवन में उतार करके ही आप इसको पूजा स्थल बनने से रोक सकते हैं। आप इसको जो है ना क्या नाम इनके विचार को ले जाना, संघर्ष को ले जाना, संघर्ष का खुद प्रतीक बनना, हमारे अंदर रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि हम भी भगत सिंह के रास्ते पे कुछ न कुछ आगे बढ़ रहे हैं। अगर अदरवाइज पूजा स्थान बनेगा, चाहे आप इसको लिख लो या जो मर्जी कर लो, उस पर आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए हमने पूरी तरह से ये अपना एक मंसूबा बांधा हुआ है कि हम भगत सिंह के विचार को लेकर के तमाम जितना हमारी पहुंच है उसमें जाएंगे, पर्चा छापेंगे, हर प्रोग्राम में उनको उनकी दिशा से हम लोगों को कहेंगे, हम एस्टैब्लिश करेंगे कि भगत सिंह इस देश की क्रांति के सही पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक और चिंतक हैं। वह उन्होंने खुद भी कहा कि मेरा नाम भारतीय क्रांति का प्रतीक बन चुका है। मैं समझता हूं कि भगत सिंह कोई घमंड से या कोई उसमें नहीं कर रहे, वो वास्तव में देख रहे हैं कि क्या स्थिति है और देश में हमारा क्या रोल है। भगत सिंह किसी घमंड के शिकार नहीं है, जो खुद ही कहते हैं कि मेरा नाम भारतीय क्रांति का, और जो इनकलाब का जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया, कितना वो बाद में भी प्रसन्न हुए कि ये व्यापक हो गया देश भर में। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी भगत सिंह के इनकलाब जिंदाबाद के नारे के सही अर्थ लोग समझते नहीं हैं। सभी लगाते हैं, पर जो भगत सिंह ने कहा कि इसके अर्थ समझने जरूरी हैं, वो काम आज भी बाकी है और हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। हम अब स्टैचू के बाद, प्रतिमा के बाद विचारधारा पहलू पे आते हैं। शुरुआत में आपने थोड़ा इशारा भी किया था शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा। आप जिस तरह शहीद आजम भगत सिंह को सोचते हो, उनकी सोच को सोचते हो, दूसरी लेफ्ट जहाँ प्रोग्रेसिव जो धीरे हैं, उनसे आपकी भिन्नता क्या है? ऐसा है शिवेंद्र जी कि भगत सिंह का जन्म जो है ना क्या नाम एक बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवार में हुआ। आप जानते हैं, सारा देश जानता है। और सबसे पहले वो राजनीतिक आंदोलन में अगर कहें अपने छात्र जीवन में महात्मा गांधी की काल पे या असहयोग आंदोलन में आए, लेकिन जैसे महात्मा गांधी जी ने चौरा चौरी की घटना के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया, तब इन युवकों के सामने एक प्रश्न पैदा हुआ कि क्रांति का रास्ता किधर जाता है, किधर से खुलेगा। तब इन्होंने नए दूसरे कोई विचारधारा और दूसरे कोई रास्ते खोजने शुरू किए। HRA जो सचिंद्र नाथ सान्याल ने बनाई उसमें शामिल हुए, और उसके बाद ये जो है ना क्या नाम HSRA हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, ये इन्होंने बनाया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि तब तक रूस में 1917 की समाजवादी क्रांति भी हो चुकी थी, जिसका भगत सिंह पे व्यापक प्रभाव था, एक व्यापक असर था कि हमारे देश में भी रास्ता यही एक चलना चाहिए। तो उस वक्त भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका निर्माण हो चुका था। ऐसे तो विदेश में 1920 में भी कहते हैं, लेकिन 1925 में कानपुर सम्मेलन के बाद यहाँ CPI आ चुकी थी और भगत सिंह का CPI के लोगों के साथ संपर्क भी था। इसलिए भगत सिंह ने मार्क्सवाद की तरफ जो है क्या नाम बढ़ना शुरू किया 1924-25 के बाद। HSRA में तो खासकर ही घोषणा कर दिया और मार्क्सवाद के प्रति अपनी पूरी निष्ठा जाहिर कर दी। पर बड़ा दुख की बात यह है कि भगत सिंह ने मार्क्सवाद के बारे में और अपनी विचारधारा के बारे में कोई किसी प्रकार की कसर नहीं रखी, कोई किसी प्रकार का डाउट उसमें नहीं होना चाहिए। उनकी सारी लिखतों को पढ़ करके वो इस देश के प्रथम कम्युनिस्ट हैं, प्रथम मार्क्सवादी हैं, जिन्होंने मार्क्सवाद की ठोस सीखों को बहुत सही सही रूप में रखा, जिसको CPI के नेता लोग नहीं रख पाए थे। फिर भी CPI ने भगत सिंह को एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी कहा, SUCI ने भगत सिंह को एक निम्न पूंजीवादी क्रांतिकारी कहा, दूसरे संगठनों ने जो इन्हीं से निकले हैं उन्होंने भगत सिंह को जो है ना क्या नाम एक टेररिस्ट रेवोल्यूशनरी या एक आतंकवादी क्रांतिकारी कहा। और भगत सिंह को वो उठा भी रहे हैं और इन विशेषणों से उनको जो है ना क्या नवाज भी रहे हैं। भगत सिंह को वो एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी के रूप में पेश नहीं करते हैं, ना उसको मानते हैं, उनको मानते हैं। हम भगत सिंह को इस देश का एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी मानते हैं, एक प्रैक्टिकल डायलेक्टिकल मटेरियलिस्ट। उनकी सारी लिखतों में द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जो एक नजरिया है पूरी तरह से साफ है, और अब उनका जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो उसी के अनुसार है, पूरी तरह से उनके अनुसार है। अब वो राष्ट्रवादी कहते हैं। आप देखिए इतनी छोटी सी जीवन में 24 जनवरी 1930 को भगत सिंह और उनके साथी जब अदालत में पेश होते हैं मुकदमे में, तो उस दिन लेनिन का जो है ना क्या नाम निधन दिवस है, और वहाँ वो एक तार देते हैं इंटरनेशनल, तृतीय इंटरनेशनल को लेनिन के निधन दिवस पर, लेनिन डे पर, और कहते हैं कि हम जो है ना क्या नाम समाजवाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते आते हैं। और मजिस्ट्रेट कहते हैं ये हमारा तार ये तृतीय इंटरनेशनल को भेज दिया जाए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम विश्व समाजवादी आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं।
विश्व समाजवादी आंदोलन यानी कि इंटरनेशनल उनका जो है क्या नाम एक चरित्र है। मजदूर वर्ग के वो सबसे बड़े रहनुमा हैं, मजदूर वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र के वो नेता हैं, रहनुमा हैं। लेकिन उनको राष्ट्रीय क्रांतिकारी, निम्न पूंजीवादी क्रांतिकारी, पेटी बुर्जुआ रेवोल्यूशनरी, टेररिस्ट रेवोल्यूशनरी, ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। मैं इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। अगर आप हरियाणा स्कूल या पंजाब स्कूल की किसी टेक्स्ट बुक में लिखा देखेंगे कि उसमें लिख दिया भगत सिंह तो आतंकवादी थे, तो यही संगठन बड़े बड़े झंडे उठाएंगे कि ये गलत लिख दिया, वो लिख दिया। लेकिन इनके खुद के लिटरेचर में सब लिखे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो हमारा कहना ये है, हमारा मानना ये है कि ये भगत सिंह के उत्तराधिकारी होने के अधिकारी नहीं है। ये भगत सिंह के उत्तराधिकारी होने के, उनकी विरासत को लेकर के चलने की ना इनमें क्षमता है, ना ये चल सकते हैं। ये सब सीपीआई की विरासत ढो रहे हैं, जिस सीपीआई को भगत सिंह ने कभी कम्युनिस्ट पार्टी माना नहीं। क्योंकि उन सीपीआई के रहते हुए भगत सिंह ने कहा कि इस देश में गदर पार्टी को छोड़ करके और कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसको क्रांतिकारी मैं कह सकूं, जिसको ये भी पता हो कि देश में करना क्या है, करना क्या नहीं करना है। उन्होंने कहा कि देश की क्रांति का बौद्धिक पक्ष बहुत दुर्बल चल रहा है, आज भी दुर्बल है। ये इन्हीं पे कटाक्ष हैं। और 2 फरवरी 1931 के जो लेख में कहा कि युवकों को अपने कंधों पर ये भार उठा के चलना पड़ेगा कि एक कम्युनिस्ट पार्टी का, लेनिन के पेशेवर क्रांतिकारियों के आधार पर एक कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करें। ऐसे पेशेवर क्रांतिकारी जिनकी जिंदगी में और कोई इच्छा ही ना हो सिवाय रेवोल्यूशन के, और कोई इच्छा ना हो सिवाय रेवोल्यूशन के, ऐसे क्रांतिकारी जब जुटेंगे तो देश की आज़ादी का सही मायने होगा। उन्होंने दिखाया कि पूरी तरह से जो है क्या नाम एक रास्ता दिया है। और सीपीआई में वो शामिल नहीं हुए, सीपीआई में शामिल हो सकते थे। और एक अहमद हैं, मैं उनका नाम पूरा नहीं जानता, मुश्ताक अहमद हैं, उन्होंने, उनके साथ इनके संपर्क थे। सोन सिंह जोश के साथ संपर्क थे। सोन सिंह जोश तो अपने लिखते हैं कि भगत सिंह ने हमारे कीर्ति अदारे में काम किया और उनको हमने 300 रुपये एक बार दिए और 800 रुपये एक बार दिए, जो उनकी मेहनत अन्य तो वखरे सी। और वो फिर जो है ना क्या नाम 4 महीने 5 महीने में गायब हो गए, अदृश्य हो गए। मैं समझता हूँ कि अगर इतने पैसे उनको मेहनत आने से अलग भी दिए उस समय में उनका क्या मकसद था? भगत सिंह को क्या वो लालच देना चाहते थे, या उसको जो है क्या नाम कुछ इस तरह से सोचते थे कि भगत सिंह से रुक जाएगा? तो भगत सिंह वहाँ रुके नहीं। ये नहीं कह सकते हमारे साथ उनका चर्चा नहीं हुआ, ये नहीं कह सकते हमारे साथ उनका मिलान नहीं हुआ। वो अलग बात है कि उनके संदेश के बावजूद भी जब वो पार्टी में जो है उनके साथी आगे नहीं बढ़ सके 1933 में, बहुत सारे इनके साथी उसके बाद भी इस पार्टी में आ गए। हालांकि आपको मैं बता दूं कि दिसंबर 1930 में, जब 27 अक्टूबर 1930 में इनका फैसला हो गया, 3 साथियों के इनके फांसी हो गई, बाकी को किसी को उम्र कैद, किसी को कुछ सजा हो गई। तो दिसंबर 1930 में जेलर ने आउट ऑफ मर्सी करके शिव वर्मा और ये जो इनके साथी थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से मिलाए थे। और भगत सिंह से शिव वर्मा वहाँ सिंकचों के भीतर मिले थे और भगत सिंह ने कहा था कि तुम्हारा सफ़र अभी बहुत लंबा है, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, और अपने काम को आगे बढ़ाना। लेकिन वो काम को आगे बढ़ाने की बजाय सीपीआई में ही जो है ना क्या नाम दाखिल हो गए, सीपीआई में प्रवेश कर गए। और भगत सिंह के झंडे को हम समझते हैं, वो कहते हैं कि 1933 में एक नई सेंट्रल कमेटी बनी सीपीआई की। अरे नई बनी हो पुरानी बनी हो, सवाल तो क्या भगत सिंह के प्रोग्राम के आधार पर आगे कदम बढ़ाए? भगत सिंह का प्रोग्राम तो लिया नहीं। आप बेशक दावा कर रहे हैं कि एक नई सेंट्रल कमेटी बनी थी, भगत सिंह के प्रोग्राम को तो छोड़ दिया। और सीपीआई का कोई प्रोग्राम नहीं था। सीपीआई का 1951 में पहला प्रोग्राम आया है देश में जो है ना क्या नाम अंग्रेजों के जाने के बाद, उससे पहले सीपीआई का कोई प्रोग्राम नहीं है। भगत सिंह का एक निश्चित प्रोग्राम है, 2 फरवरी 1931 तो बिल्कुल साफ साफ है उनका प्रोग्राम है। इसलिए जितना भी हम देखते हैं मार्क्सवाद की जो समझ है वो भगत सिंह की है, राजसत्ता के बारे में भगत सिंह की समझ है, सरकार किसको कहते हैं भगत सिंह की समझ है, और क्रांति का क्या मार्ग है इसकी भगत सिंह की समझ है, पार्टी कैसी हो इसकी भगत सिंह की समझ है। जो सीपीआई की कभी समझ नहीं रही, उससे निकले संगठन आज भी उसी पूर्वाग्रह को ढो रहे हैं और भगत सिंह को आज भी वो जो है ना क्या नाम कोई टेररिस्ट कह रहे हैं और कोई निम्न पूंजीवादी कह रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा। इसलिए ये दुख की बात हमारे लिए है, हम इसमें कोई खुश नहीं है। हमने जो है ना क्या नाम भगत सिंह का मूल्यांकन किया और मैंने जो है ना क्या नाम मेरी ड्यूटी लगाई साथियों ने, मैंने उस मूल्यांकन को जो है ना क्या नाम प्रकाशित भी किया। 3 संस्करण निकल चुके हैं लक्ष्य और विचारधारा के, और लक्ष्य और विचारधारा में हमारी पूरी की पूरी भगत सिंह के प्रति और उनका जो कंपैरेटिव स्टडी है वो हमने दिया है दूसरे नेताओं के साथ भी और मेल मिलान करके। लेकिन उस पर कोई वामपंथियों की कोई प्रतिक्रिया जो आनी चाहिए थी या उसका कोई रिव्यू आना चाहिए था या उसमें कोई आलोचना आनी चाहिए थी,
वो शायद इसको नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसको तूल दे करके वो इसमें नहीं होना चाहते। हमारे अनेकों से जो है ना क्या नाम हमारा विचार विमर्श हुआ है, वो जो है ना क्या नाम पीछे हट जाते हैं। वो सब भगत सिंह को जो है ना क्या नाम अपने एक सपोर्ट के तौर पर, अपने काम को आसान बनाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनके नाम का, उनका जो है ना आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, लेकिन उनका जो विचार है और उनके बताया जो रास्ता है उस पर वो नहीं चल रहे हैं। यही हमें जो है ना उनसे शिकायत है, और हम चाहते हैं कि वो इस लाइन पे आए, इस रास्ते पे आए। बड़ी सारी समस्याओं के बावजूद में एक समस्या ये भी है कि सभी लेफ्ट गिरोह की कि हिंदुस्तानी खासे को किस तरह समझा जाए। कई तरह के विचार हैं, कुछ अर्ध जगीरू अर्धबस्तीवाद पे है, कुछ सरमायादारी विकास पे है। आपकी और आपकी संस्था की क्या सोच है? देखो, हमारी संस्था की सोच वो है जो मार्क्स और लेनिन, एंगल्स द्वारा जो बड़ा आधारभूत सिद्धांत हैं द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद के, भगत सिंह ने उनका पालन किया। भगत सिंह ने कहा, दिखाया कि देश का जो आजादी आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन जो चल रहा है, ये आंदोलन कौन शक्तियां हैं जो उसको चला रही हैं, कांग्रेस पार्टी का वर्ग चरित्र क्या है। भगत सिंह ने दिखाया कि कांग्रेस जो पार्टी है वो बुर्जुआ की पार्टी है, देश के पूंजीपति वर्ग की पार्टी है, पूंजीपतियों और दुकानदारों की पार्टी है। भगत सिंह ने इसको अनेक बार लिखा है। और भगत सिंह ने यह भी कहा, जब लाला लाजपत राय के साथ उनका संघर्ष छिड़ता है और वो सोचते थे कि लाला लाजपत राय भी जो है ना क्या नाम वामपंथी आंदोलन में आ जाएं, लाला लाजपत राय तो हिंदू महासभा की तरफ भटकाव उनका हो गया था। भगत सिंह ने उनका आलोचना भी किया, उनका आदर भी करते थे एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर, लेकिन उनकी आलोचना भी करते थे। तो भगत सिंह ने जो है ना क्या नाम लिखा कि लाला जी हमारे से चाहते हैं आज कि हम फ्रांस जैसी क्रांति यहाँ करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम जो है ना क्या नाम रास्ता ढूंढे। क्यों ढूंढे? फ्रेंच रेवोल्यूशन में कहते बुर्जुआ सत्ता में आया था, हम देख चुके हैं उसका परिणाम क्या है। हम तो अपना जो है ना अक्टूबर समाजवादी क्रांति का रास्ता लेना चाहते हैं, जिसमें बुर्जुआ भी सत्ता में ना आए और जिसमें जो है ना ब्रिटिश भी जाए और मजदूर किसान सत्ता में आए, पूंजीपति वर्ग सत्ता में ना आए। हम जो है ना क्या नाम पहले जो है ना साम्राज्यवाद के खिलाफ लोहा लें, फिर पूंजीपति वर्ग की सत्ता को उखाड़ें, ये बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि भगत सिंह के विचार के मुताबिक देश में साम्राज्यवादी सत्ता के जाने के बाद जो सत्ता स्थापित हुई है वो पूंजीपति वर्ग की हुई है। आर्थिक क्षेत्र में सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, जगीरू जिसको कहते हैं, उसके अवशेष जरूर हैं, और ये रूस में भी थे जो 1917 की फरवरी क्रांति के बाद। लेकिन जब पूंजीपति वर्ग की सत्ता कायम हो जाए तब ये अवशेष पूंजीपति वर्ग की सत्ता को उखाड़ करके मजदूर वर्ग की सत्ता को पूरे करने होते हैं। ये अवशेष आप या तो पूंजीपति वर्ग की सत्ता को कहो कि वो पूरे करें, उनमें प्रेशर डालो, या मजदूर वर्ग की सत्ता करेगी। पर अगर पूंजीपति वर्ग की सत्ता पे आप प्रेशर डाल करके भी यह करना चाहते हो, हर वक्त मजदूर वर्ग का एक राजनीतिक दिशा होती है। मजदूर वर्ग का संघर्ष कभी भी राजनीतिक दिशा विहीन नहीं हो सकता, उसकी राजनीतिक दिशा हमेशा होती है। मार्क्स ने कहा है कि प्रत्येक वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष होता है, और 1947 में पूंजीपति वर्ग की सत्ता आने के बाद अगर मजदूर वर्ग का संघर्ष राजनीतिक संघर्ष था, अगर कहो राजनीतिक संघर्ष नहीं था तो ये मार्क्सवाद नहीं है। और अगर मजदूर वर्ग का संघर्ष राजनीतिक संघर्ष था तो उस राजनीतिक संघर्ष की दिशा क्या है? वो दिशा है जिस वर्ग की सत्ता है उसके खिलाफ, पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध में वो राजनीतिक दिशा है। तो जब पूंजीपति वर्ग को सत्ता से हटाया जाता है तो ये पूंजीवाद विरोधी क्रांति कहते हैं इसको। पूंजीपति वर्ग को सत्ता से हटाने की क्रांति पूंजीवाद विरोधी क्रांति है। आपके आर्थिक क्षेत्र में बेशक जगीरू प्रथाएं हैं, जगीरू जो है ना क्या नाम ढांचा बचा हुआ है, उसकी रक्षा तो पूंजीपति वर्ग की सत्ता कर रही है। इसलिए सत्ता का प्रश्न किसी भी क्रांति का बुनियादी प्रश्न है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र को, आर्थिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था के सहारे रखा जाता है। अगर आप किसी आर्थिक व्यवस्था से आप मुक्ति चाहते हो तो राजनीतिक व्यवस्था को आपको उखाड़ना पड़ेगा, और राजनीतिक व्यवस्था अगर पूंजीपति वर्ग की है तो पूंजीवाद विरोधी क्रांति होगी। तो पूंजीवाद विरोधी क्रांति भगत सिंह के चिंतन के अनुसार इस देश में पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति बनती है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं वो इस रिलेशन को समझते नहीं है कि किसी समाज का जो चरित्र है, उस समाज का चरित्र उस वर्ग की, उसकी सत्ता के वर्ग चरित्र के, सत्ता के वर्ग चरित्र से तय होता है। अगर सत्ता पूंजीपति वर्ग की है समाज में पूंजीवाद है, अगर सत्ता सामंत वर्ग की है तो समाज में सामंतवाद है, चाहे कितना भी पूंजीवाद उसमें प्रवेश कर गया हो। अगर सत्ता मजदूर वर्ग की है तो पहले दिन से वो समाजवादी सत्ता है, समाजवादी समाज है, चाहे उसमें समाजवाद बिल्कुल विकसित नहीं हुआ है। इसलिए कोई भी समाज है उसका चरित्र अगर देखना है तो उसकी सत्ता कौन वर्ग की सत्ता है जो उसको हैंडल कर रही है, किस वर्ग के इंटरेस्ट में वो समाज बढ़ रहा है, किस वर्ग के इंटरेस्ट में उसकी नीतियां बन रही हैं, कहाँ ले जाना चाहता है उसको सत्ता वाला वर्ग, यही है असली बात। लेकिन इसको भी जो है क्या नाम बहुत लोग नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग की सत्ता तो आ गई, मान लिया, लेकिन समाज तो सामंती पड़ा है,
वो ये फर्क को नहीं देखते हैं कि आपकी आर्थिक लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ हो सकती है, लेकिन उस सामंतवाद को तो पूंजीपति वर्ग की सत्ता रख रही है। आपकी राजनीतिक लड़ाई पूंजीपति वर्ग की सत्ता के विरुद्ध है। राजनीतिक लड़ाई एक अलग वर्ग के विरुद्ध आपकी है। आर्थिक क्षेत्र में लड़ाई आपकी एक वर्ग के विरुद्ध है। उस वर्ग को वो वर्ग सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ये लोग जो है ना क्रांति के बुनियादी प्रश्न से बिल्कुल बेखबर हैं। ये समझते नहीं है, इनको पता नहीं है कि क्रांति का बुनियादी प्रश्न सत्ता का प्रश्न है, और जिस सत्ता का शासन है उस सत्ता के विरुद्ध ही क्रांति का नारा होगा। पूंजीवाद विरोधी क्रांति का नारा होगा 1947 में सत्ता के फौरन बाद ही। और मजदूर वर्ग कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कोई राजनीतिक दिशा ना हो। 1947 में 15 अगस्त के बाद भी उसकी राजनीतिक दिशा थी, और वो दिशा पूंजीवाद विरोधी हो गई थी। श्याम जी, एक सवाल अगला मेरा ये है कि कैपिटलिस्टिक निज़ाम की इस पार्लियामेंट के बारे में आपका संगठन क्या सोच रखता है? देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था में जो किसी भी क्रांतिकारी पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी की जो संसदीय नीति है वो क्या हो, ये भगत सिंह ने वही नीति को जो है ना क्या नाम इशारों के तौर पे देश के युवकों के सामने रखा है जो लेनिन ने रखा है और जो मार्क्स ने रखा है। लेनिन क्या कह रहे हैं, मार्क्स क्या कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार चुन करके आती है, वो सरकार जो है, जो कैबिनेट है, जो मंत्रालय मंत्रिमंडल है, वो समूचे पूंजीपति वर्ग की एक उसके हितों को पूरा करने वाली एक कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी है। मैनेजिंग कमेटी में कभी भी कम्युनिस्ट नहीं जा सकते। पूंजीपति वर्ग की मैनेजिंग कमेटी में कम्युनिस्ट नहीं जा सकते। इसलिए क्या है कि कम्युनिस्ट लोग अपने संघर्ष को तेज करने के लिए, वर्ग संघर्ष को तेज करने के लिए, पूंजीपति वर्ग को एक्सपोज करने के लिए, पूंजीपति का भंडाफोड़ करने के लिए वो चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, एमपी भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे। एमएलए एमपी बनना एक स्वतंत्र चिंतन को हम उसमें कर सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जैसे एक पत्रकार लेनिन ने कहा, लेनिन की पुस्तक है इस विषय में, वामपंथी कम्युनिज्म एक बचकाना मर्ज। उसमें सीधा सीधा उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे, संसदीय दल बनाएंगे, लेकिन सरकार में जाना वही करेंगे जो पूंजीपति वर्ग के नुमाइंदे हैं। शासन चलाना कम्युनिस्टों का काम नहीं है। कम्युनिस्टों का काम पूंजीपति वर्ग के शासन को उखाड़ना है, शासन चलाना नहीं है, शासन को उखाड़ना है। इसलिए जो मैनेजिंग कमेटी का जो एक डेफिनेशन दिया है मार्क्स ने, लेनिन ने उसको फॉलो करते हुए दिखाया है कि मंत्रियों की अदला बदली कोई खास महत्व नहीं रखती पूंजीवादी अवस्था में, वही नीतियां कंटिन्यू करती हैं। और यहाँ की जो राज सत्ता है, मेन पूंजीवाद की रक्षक वही है। राज सत्ता के अधीन सरकार है, सरकार के अधीन राज सत्ता नहीं है। राज सत्ता के अधीन सरकार है, सरकार के अधीन राज सत्ता नहीं है। और जो भी काम होता है पूंजीपतिवाद इस व्यवस्था में, राज सत्ता की इच्छा के बिना नहीं हो सकता है। राज सत्ता की इच्छा को ही सरकार जो है आगे बढ़ाती है। राज सत्ता जो है ना क्या नाम सुप्रीम विल है नेशन की। नेशन की अगर कोई इच्छा शक्ति जिसमें प्रकट होती है, उसको राज सत्ता ही दिखाती है। इसलिए भगत सिंह ने इसी बात को दिखाते हुए, भगत सिंह ने भी यही कहा कि मंत्रियों की अदला बदली से काम नहीं बनेगा। लॉर्ड रीडिंग और इरविन की कुर्सियों पे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदार बैठ जाएं, इससे काम नहीं बनेगा। तुम्हें राज सत्ता के चरित्र को देखना होगा। और कहा कि मजदूर वर्ग का, जिसको हम कहते हैं कि आर्थिक जो स्वतंत्रता है, उसका मतलब होगा आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आपको राजनीतिक रूप से शक्ति को अपने हाथ में लेना, मजदूर किसानों को, राज सत्ता को अपने हाथ में लेना। इसलिए संसदीय राजनीति में ये पार्टियां भी फेल कर रही हैं। जो कोई चुनाव लड़ रही हैं तो चुनाव लड़ने का मतलब समझते हैं कि सरकार में भी जाना है, सरकार में भी जाते हैं। वो चुनाव लड़ने का मतलब समझते हैं कि चुनाव लड़ने का मतलब है सरकार जाना। जो पूंजीपति वर्ग की डेमोक्रेसी की भावना है, जो इस पार्लियामेंट को वो बड़ा महिमा मंडल बना के रखना चाहते हैं कि पार्लियामेंट तो सबके हितों को पूर्ति कर सकती है, आप चुन के आ जाओ, आप चलाओ, तो जैसा आप चाहोगे वैसे होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये एक बड़ा धोखा है। पूंजीवादी व्यवस्था की जो डेमोक्रेसी है उसका शिकार होना रही है कम्युनिस्ट पार्टियां हो रही हैं। या तो चुनाव लड़के सरकार में वो जाती हैं, सीपीएम गई, सीपीआई गई, एसयूसीआई गई, और जो सीपीआई एमएल लिबरेशन है वो कहते हैं कि हम प्रो पीपल गवर्नमेंट बना लेंगे अगर हमारी मेजोरिटी आए। प्रो पीपल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐतिहासिक भौतिकवाद के बिल्कुल विपरीत है, मार्क्सवाद के बिल्कुल विपरीत है। आप प्रो पीपल गवर्नमेंट पूंजीवादी राज सत्ता के तहत बना ही नहीं सकते हो। आप केवल एमपी एमएलए चुनाव के संघर्ष को तेज कर सकते हो, अंदर भी और बाहर भी। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना दो तरह की बात हो गई। एक तो हो गए जो चुनाव लड़ते हैं तो साथ में सरकार में भी जाते हैं। दूसरा हो गया कि क्योंकि सरकार में जाते हैं इसलिए चुनावी मत लड़ो और हथियार उठाओ। यानी कि देश में दो आप ट्रेंड देख रहे हैं कि भगत सिंह से कोई मेल नहीं खाता है इस बात में। ना तो ये मेल खाता है कि आप हथियार उठा लो बिना तैयारी के, ना ये है कि आप चुनाव लड़ो, सरकार में जाओ, आप भी इससे एक्सपोज होंगे और आप पूंजीपति वर्ग का शासन चलाओगे।
इसलिए जो पार्टियां यहाँ पूंजीवाद के खिलाफ बोलती भी हैं, पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति, उनका भी रिकॉर्ड यह है कि सरकार में जाती हैं। इसलिए यह अवसरवाद है, यानी कि पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति के नारे से यह अपॉर्चुनिज्म जो जुड़ गया वो पार्टी क्रांतिकारी नहीं है, चाहे बेशक कहे वो पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति। इसलिए यहाँ जो है ये एक संसदीय जो नीति है, क्रांतिकारी नीति, उसका अभाव है। भगत सिंह की नीति के अनुसार चुनाव लड़ेंगे और पूंजीवादी व्यवस्था को एक्सपोज करेंगे, हर ढंग से करेंगे। और आप जानते हैं कि उन्होंने अपने को जो है ना क्या नाम गिरफ्तार जब करवाया असेंबली बम कांड के बाद, पूरी योजना के साथ करवाया कि हम इस पूरी व्यवस्था को और इसके जो अदालती निजाम है, इसकी जो न्याय व्यवस्था है, इसका भंडाफोड़ कर देंगे। और भंडाफोड़ किया। प्रति क्षण उनका संघर्ष ऐसा रहा कि एक सेकंड भी खाली जाने नहीं दिया। भूख हड़ताल भी किया, मार भी खाई, सब कुछ सहा, देश को जगाया। और खुद जो है ना क्या नाम गांधी जी के जो है ना क्या नाम परम भक्त सीता भी पटार में यह लिखते हैं कि भगत सिंह की जो उनकी जो है ना क्या नाम लोकप्रियता है वो इतनी हो गई जो गांधी से भी पार कर गई, गांधी से भी पार कर गई उनकी लोकप्रियता। ऐसे भगत सिंह हो गए अपने संघर्ष के बल पर। उनका वास्तव में संघर्ष मजदूर वर्ग के लिए एक एक क्षण किस तरह से इस्तेमाल करना योजना के अनुसार, उस तरह से ही आप अदालतों को भी एक्सपोज करेंगे, उसी तरह से आप जो है पार्लियामेंट को एक्सपोज करेंगे, सरकार को एक्सपोज करेंगे। सरकार में जाकर के ये काम नहीं, आप संघर्ष के माध्यम से ये काम होंगे। इसलिए ये जो बात है भगत सिंह का नीति इसमें यही है कि पूंजीपति वर्ग की मैनेजिंग कमेटी में नहीं जाना है। चुनाव लड़ने का कोई बात नहीं है, चुनाव लड़ करके आप संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं। ये अवसरवाद है सरकार में जाना कि प्रो पीपल गवर्नमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और यही है मुख्तर संसदीय नीति। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बिल्कुल। एक जो दलित मसले हैं, हाँ, दलित मसलों पे, कम्युनिस्ट गिरोह पे कई सारे सवाल उठते रहे हैं। हाँ, हाँ। तो सवाल भी फिर यही करना बनता है कि आपके संगठन की दलित मसलों पे क्या अप्रोच है? हाँ, हमारे संगठन की दलित मसलों पे वही अप्रोच है जो शहीद आजम भगत सिंह ने अछूत समस्या का जो प्रश्न लिख करके 1928 में दी है। भगत सिंह ने इस देश की अछूत समस्या को, दलित समस्या को बहुत ही गहराई से और बहुत ही बारीकी से समझा है कि एक पार्टियां तो यहाँ ऐसी हैं वो कहते हैं तो वर्ग संघर्ष है और दलित भी वर्ग के पार्ट हैं, इसलिए जो है क्या नाम दलित समस्या कोई अलग समस्या नहीं है। लेकिन भगत सिंह ने ये नहीं कहा। भगत सिंह ने दलितों की समस्या को अलग समस्या माना। उन्होंने कहा कि देश के कांग्रेस के जो नेता, जो अपर कास्ट के नेता, सो कॉल्ड अपर कास्ट, जब ये जो है ना संघर्ष में लगे हुए थे और अंग्रेजों से आज़ादी की और स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे, भगत सिंह ने ये बात कही कि जब तुम अपने भाई दलितों को, जिनको दलित कहते हो, उनको तुम समानता नहीं दे सकते हो, तुम्हें समानता की लड़ाई लड़ने का क्या अधिकार है? तुम कैसे अपने लिए समानता मांग सकते हो? उनको तो समानता दीजिए, पहले उनको समानता दो। और उनको समानता नहीं दे सकते तो उनके अधिकार उनको दे दो और उनको जो भी अलग से जो है क्या नाम जो उनका निजाम बनाना चाहते हैं बनाने दीजिए। आप जो है क्या नाम ये नहीं कर सकते। और दलितों को कहा कि तुम ही असली सर्वहारा हो, तुम ही असली सर्वहारा हो, उठो, तुम सोए हुए शेर हो और इस व्यवस्था के खिलाफ जो है क्या नाम जंग खड़ी कर दो। तो भगत सिंह का अछूत समस्या पे जो 1928 का लेख है, उस लेख को भी भारत के जो है क्या नाम कम्युनिस्टों ने उस तरह से समझा नहीं है। हम समझते हैं कि दलित समस्या एक वास्तविक समस्या है। ये वर्ग समस्या अकेली वर्ग समस्या नहीं है कि ये वर्ग के हिस्से हैं। सर्वहारा वर्ग का जो संघर्ष है उसमें महिलाओं का संघर्ष एक खास अहमियत रखता है, उसमें दलितों का संघर्ष एक खास अहमियत रखता है। दलितों पर अत्याचार है, हम इस बात के हामी हैं कि दलित अपने संगठन बना सकते हैं अपने अत्याचार के लिए, लेकिन वो संगठनों का नीति होना चाहिए साथ साथ में पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध। ऐसी नीति नहीं कि जैसे मायावती अपनी जो है क्या नाम बीएसपी बना के बैठ गए, जो चाहते हैं कि दलितों पे अत्याचार होता रहे और उनकी राजनीति चलती रहे, ये शाश्वत बना रहे। दलित संगठन का मेरा मतलब है जिसका चुनाव में जो है क्या नाम कोई मानसिकता ना हो, जिसको दलित समस्या को लगातार कंटिन्यू करने में जिनकी दिलचस्पी ना हो, दलित समस्या, दलितों पर अत्याचार वास्तव में खत्म हो जाए, ऐसा संगठन जो हो। हम उनके साथ लड़ते हैं, हम उनके साथ हिस्सेदारी भी करते हैं और दलित समस्या को हम जो है क्या नाम इसको जो है क्या नाम एक वास्तविक समस्या मानते हैं। ये वर्ग के अंदर सिर्फ हम नहीं लपेटते हैं, हम दलितों के इशू को जनसंघर्ष मंच से हम उठाते हैं और दूसरे दलित संगठनों के साथ मिलकर के भी हम इशू उठाते हैं, लेकिन हम कास्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देते हैं। हमारी नीति ये है कि दलितों पर जिसने भी अत्याचार किए हैं उस कास्ट के गरीब लोगों को भी हम कहेंगे आओ इनके खिलाफ लड़ो, ये अत्याचारी हैं। हम कास्ट स्ट्रगल को नहीं बढ़ाएंगे, इसमें कास्ट स्ट्रगल को मंद करते हुए, वर्ग संघर्ष को तेज करते हुए, दलित समस्या में विजय हासिल करते हुए, यानी कि बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। बिल्कुल। तो इन दिनों हम देख रहे हैं भाजपा के आगमन के बाद बहुत सारी राइट विंग फोर्सें हैं, खास करके आरएसएस वगैरह,
उन्होंने दलितों में काम करना शुरू कर दिया। हाँ। अब जाके कम्युनिस्ट भी अपने जो पहले वाली अप्रोच है उस पर चिंतन कर रहे हैं। हाँ हाँ। जब संघ परिवार वगैरह दलितों में काम करने लग गए, जहाँ सांझे खूह की बात करने लगे, कोए की बात करने लगे, इस तरह की बातें आने लगी, क्या ये अभी कम्युनिस्टों के द्वारा फिर दलित समस्या पे दोबारा चिंतन करना, क्या ये देरी नहीं होगी? बहुत देरी हो गई। और इतना बड़ा पाखंड जो ये आरएसएस के लोग और बीजेपी जो अब करने लगी है कि बाबा साहब को जो है बहुत ऊंचे स्थान पे वो बिठाना चाहते हैं और बाबा साहब को बोलते हैं कि वो हमारे रहनुमा हैं। मैं समझता हूं कि जो ये लोग हैं आज भी ये जो हिंदुत्व की जो राजनीति कर रहे हैं और हिंदुत्व संस्कृति को जो कहते हैं कि ये भारत की असली संस्कृति है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, इनका फांसीवाद आज भी इसमें झलकता है। ये हिंदुत्व ही है जिन्होंने मनुस्मृति को लागू किया, ये हिंदुत्व ही है जिन्होंने जो है ना दलितों पर अत्याचार का ये सब ताम झाम बना के रखा। इस हिंदुत्व को जो है ना जो ठेस पहुंची है अंग्रेजों के आगमन के बाद ही पहुंची है, जहां से जो है ना क्या नाम ये कुछ दूसरे व्यवसायों में जो है ना क्या नाम ये दलित जातियां जो है ना क्या नाम आने लगी हैं, रेल का उद्योग चला है, मिलिट्री का रास्ता खुला है, तो इसमें इनको जगह मिली है। कुछ एजुकेशन के अधिकार दिए गए हैं जिससे ज्योतिबा फुले ने जो है ना क्या नाम शिक्षा के लिए उठाया, पेरियार ने उठाया और अंबेडकर ने उठाया। अंबेडकर ने तो 1927 में मनुस्मृति का दहन भी कर दिया। और मनुस्मृति का दहन क्या यहाँ तक चले गए कि हिंदुत्व को छोड़ के, हिंदू धर्म को छोड़ करके वो बौद्ध बन गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में समानता नहीं है। तो हिंदू धर्म का राग लापने वाले जो आज कहते हैं कि ये इसी में समानता है, वो इस बात का जवाब ही नहीं दे सकते कि विवेक जो अपने दलित के नेता जिनको ये कहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा? आज ये राम को उठा के रखना चाहते हैं, आज ये राम को ही कहते हैं देश की संस्कृति है। ये जन संस्कृति के थोप रहे हैं, सामंती संस्कृति है, पूंजीपति वर्ग उसी को जन संस्कृति कह करके थोप रहा है। ये कोई जन संस्कृति नहीं है, राम कोई देश के नायक नहीं है, ना कोई संस्कृति के नायक हैं। और दूसरी जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, मैं समझता हूं कि भगत सिंह के चिंतन को लेकर के उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया है। उनका भी कास्ट पॉलिटिक्स जो है ना क्या नाम, अगर सरकार में जाने की आप लाइन लेंगे तो आपको जो है ना क्या नाम अपीजमेंट का लाइन लेना होगा। आपको जो है ना क्या नाम अगर कोई मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है तो उसकी तरफ से आंख मूंदनी होगी, हिंदू फंडामेंटलिज्म है उसको आपको उभारना होगा। हम समझते हैं फंडामेंटलिज्म कोई भी हो आपको उसके विरोध में होना है, और आरएसएस और भाजपा का विरोध करते हुए कांग्रेस के पाले में खड़े हो जाना, ये कम्युनिस्टों की नीति रही है। और कांग्रेस की जो कारगुजारियां रही हैं उसका शिकार इनको भी होना पड़ा है। ये कांग्रेस थी जिसने 1986 में राम मंदिर मस्जिद का ताला खुलवाया, ये शिलान्यास करवाया, ये मूर्तियां रखवाई, ये सारा का सारा कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने उसको जो है ढा दिया, इन्होंने ढाने का वातावरण तैयार किया। तो ये अल्पसंख्यक की जो बात है और जो कास्ट की बात है, ये वोट पॉलिटिक्स के जो है शिकार हो गए असल में। और रेवोल्यूशनरी लाइन नहीं रहती है। अगर मेरा ये हो जाए कि मैं तो सरकार में जाना ही जाना है, मिनिस्टर बनने ही बनने हैं, चुनाव जीतना ही जीतना है, और फिर हम किसी भी रास्ते पे जाएं, ये अवसरवाद है। आप इसमें या तो दक्षिण पंथ की जाएंगे या तो रिएक्शन में आप बिल्कुल एक्सट्रीम वामपंथ दुस्साहसवाद की तरफ चले जाओगे। इसलिए आज भी लाइन भगत सिंह की लाइन है कि आपको जो है ना क्या नाम किसी मोह में, किसी जो है ना क्या नाम इसमें नहीं फंसना है कि आपको गलत बात को कोई सपोर्ट करना है। आप दलितों के मुद्दों को वास्तविक मुद्दे मान के चलना पड़ेगा, वर्ग संघर्ष का उनको हिस्सा मान कर चलना पड़ेगा, ना ही ये कहना पड़ेगा। अभी आज भी मेरे पास ऐसे टेलीफोन आ रहे हैं जो एसयूसीआई से जुड़े लोग हैं कि ये जो वेमुला है, रोहित वेमुला, इसके लिए जो ये दलित आंदोलन चल रहा है, ये तो गरीबों के आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र है। मैंने कहा अरे सारे गरीबों को इसमें जुटना चाहिए, गरीबों को आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं, सभी गरीबों को इसमें जुटना चाहिए और ये लाइन लेना चाहिए कि दलित और गरीब सब एक हैं, उनका जो है ना क्या नाम एक ही हित है और वो एक ही वर्ग के लोग हैं। तो आज भी ये चीज़ जो है ना क्या नाम मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना क्या नाम दोबारा से पुनर्विचार की जरूरत है वामपंथियों को। और वामपंथियों के हमने लाइन जो पढ़ी है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। और इसमें हमने भगत सिंह के चिंतन के आधार पर एक सेमिनार किया था दलित जातियों और इन पे अत्याचारों के, कैथल में किया था 21 जून 2013-14 में। तो आज भी मैं मानता हूँ कि वो सही है और हम प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार के मुद्दे को जिसमें उठाया है हमने अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट और दलित कास्ट, इनको जोड़ने का काम किया, इसका हम प्रैक्टिकल प्रतिफलन भी देख रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पे आपके आरक्षण के मुद्दे पे मेरा ये कहना है कि क्योंकि जो है ना क्या नाम सामाजिक रूप से जो पीड़ित लोग रहे हैं, इतने दिनों से पीड़ित लोग रहे हैं, जो लोग आज
उठाते हैं सवाल के गरीबी आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आर्थिक आधार का सवाल नहीं है, सामाजिक रूप से आपने इतने दिन इनको दलित रखा है। आज भी उनके अगर वो किसी अपर कास्ट की मटके में से पानी पीते हैं तो हाथ काट दिए जाते हैं। आज भी अगर वो एक घोड़े पे चढ़ के गांव में घूमने लगे, हम कोई घोड़े पे चढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानते, लेकिन अगर कोई चढ़ता है तो दूसरे चढ़ते हैं, वो भी चढ़ते हैं, तो उनको उतार दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये जो है ना क्या नाम, जब तक वो सामाजिक रूप से उनको एकता में ना आए, जब तक उनको किसी तरह से छोटा ना समझा जाए, आपकी बराबरी पे आप उनको समान रूप से मानसिक रूप से देखने न लगें, तब तक आरक्षण को मैं नहीं कहता कि ये खत्म होना चाहिए। कैपिटलिस्टिक निजाम से आरक्षण की मांग करना कहाँ तक सही है? कैपिटलिस्ट निजाम हो, कोई भी निजाम हो, उन लोगों को निश्चित रूप से जो है ना क्या नाम, इस निजाम में जो है ना क्या नाम आगे बढ़ने का कुछ मौका मिला है। कुछ वो धरातल पर आए हैं, कुछ उनके लोग भी जो है ना क्या नाम अलग जो है ना क्या नाम कुछ नौकरियों पे गए हैं, कुछ अफसर बने हैं, कुछ पुलिस में गए हैं, और जो बन जाते हैं उनके साथ ये संसार दूसरी तरह से व्यवहार करता है, जो नहीं बनते उनको दूसरी तरह से ट्रीट करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अलग बात है कि इसको व्यापक बनाने के लिए जो क्रीमी लेयर का सवाल है ये अलग सवाल है, लेकिन कास्ट बेसिस आरक्षण खत्म हो जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बीजेपी के आगमन के बाद जो जिस तरह फासिस्ट फोर्सों का उबार हो रहा है, एक जो डेमोक्रेटिक स्पेस है काफ़ी सिकुड़ रही है, हिंदुस्तानी जो जमहूरियत है, हिंदुस्तानी सियासी सिस्टम है, उसका किस तरह का करैक्टर ये 67-68 सालों में उभर के सामने आया है बीजेपी के या मोदी के आगमन के बाद? ये जो समाज में जो पार्टियां हैं शिवेंद्र जी, आप देखते हैं बहुत पार्टियां हैं। ये पार्टियां असल में इंडिपेंडेंट नहीं है, पार्टियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। पार्टियां किसी न किसी वर्ग की प्रतिनिधि हैं, पार्टियां वर्ग के बिना कोई पार्टी नहीं है। हर पार्टी किसी न किसी वर्ग की पार्टी है। और राजनीति जो है, ये संक्षेप में अगर इसको डिफाइन किया जाए तो वर्ग संघर्ष राजनीति है। राजनीति वर्ग संघर्ष है, और वर्ग संघर्ष में भारत में जो भी आज संघर्ष में है, बुर्जुआ वर्ग है, मजदूर वर्ग है, मेहनतकश वर्ग है, इस संघर्ष में पार्टियां इस संघर्ष को लड़ती हैं। मजदूर वर्ग की पार्टी मजदूर वर्ग के संघर्ष को लीड करती है, पूंजीपति वर्ग की पार्टियां पूंजीपति वर्ग के संघर्ष को लीड करती हैं। और पूंजीपति वर्ग अपने संघर्ष में ये चाहेगा कि मजदूर वर्ग जो है ना क्या नाम वो डिसयूनाइटेड हो, उसकी एकता छिन्न भिन्न हो, उसमें आपस में ऐसे ग्रुप बन जाएं कि वैर हो, कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, जिस भी नाम से। ये पूंजीपति वर्ग की, शासक वर्ग की अपनी ज़रूरत है कि मजदूर वर्ग संगठित ना हो, उसमें यूनिटी ना हो। इसलिए ये कोई बात नहीं है कि अब देखिए आप, जर्मनी में हिटलर जो है ना क्या नाम, वो किसी धर्म को लेकर के फासिस्ट नहीं बना, वो नेशनल सोशलिज्म के नाम से फासिस्ट बन गया। इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिटलर अपने आप में कुछ नहीं, वो एक वर्ग का प्रतिनिधि है। महात्मा गांधी अहिंसावाद को लेकर चल रहे हैं, एक वर्ग का प्रतिनिधि है, उसकी ज़रूरत है। भगत सिंह जिस फिलॉसफी को लेकर चल रहे हैं, जिस रास्ते को लेकर चल रहे हैं, वो एक वर्ग के प्रतिनिधि है। तो अगर बीजेपी इस बार काम को ना करे और लोगों को डिसयूनाइट करना है, तो ये कांग्रेस भी ये काम करने लगेगी। और कांग्रेस भी जो है ना क्या नाम, इसमें संभावनाएं हैं कि अगर बीजेपी हट जाए तो कांग्रेस उसी रास्ते पे जाएगी, क्योंकि ये वर्गों के संघर्ष में जो है ना क्या नाम इन चीज़ों की ज़रूरत है। पर प्रश्न यहाँ ये है कि ये बीजेपी और ये हम इनको कोस के रह जाते हैं। अभी आत्मालोचना का एक इसमें रास्ता रहना चाहिए कि बीजेपी इस स्थिति तक कैसे आई, इसमें वामपंथियों का, कम्युनिस्टों का कहाँ कमी रही, कहाँ भूमिका रही कि ये गलत फोर्सेस, फासिस्ट फोर्स इतनी बढ़ गई। अभी पिछले दिनों बरनाला में जो है ना कि नाम किसान एग्रेरियन संकट पे जो ना हुआ, मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने पढ़े उसमें सब जो है ना क्या नाम ये पूंजीवाद है, शासक वर्ग है, ये शोषक वर्ग है, उसको कोस रहे हैं। क्या ये इतनी किसानों की हत्याएं हो रही हैं, क्या ये जरूरी था? अगर हमारी लाइन कहीं क्रांतिकारी होती, अगर कम्युनिस्टों की लाइन, वामपंथियों की लाइन क्रांतिकारी होती, क्या ये दिन जो है ना किसानों को देखने पड़ते? लेकिन मैं इस आत्मालोचना का अभाव देख रहा हूँ। इसलिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी 1989 के इलेक्शन में अरुण गोविल, जो रामानंद सागर की रामायण फिल्म थी उसका हीरो था अरुण गोविल, धनुष बाण समेत और मुकुट समेत जो है ना कांग्रेस ने इलाहाबाद में मंच पे उतारा उसको हेलीकॉप्टर में से। कांग्रेस ये सब लोग जो है ना क्या नाम अपनी पॉलिटिक्स के लिए, आपके जो है ना क्या नाम सीपीएम अभी जो है ना कृष्ण की झांकियाँ जन्माष्टमी पे आप देख रहे हैं, उसमें केरल में जन्माष्टमी की झांकियाँ हैं, आपके काली पूजा करते हैं। यानी कि सब जगह समझौते हैं। जब आपका पॉलिटिक्स करना पड़ता है तब मैं ये कहता हूँ कि मजदूर वर्ग की अगर सही पार्टी देश में होती, वो इन चीज़ों को रोक सकती थी। ये बीच की पेटी बुर्जुआ पार्टियाँ हैं जिनका जो है ना क्या नाम सत्ता में बंटवारे में संघर्ष है, इनका क्रांतिकारी चरित्र नहीं है, इसलिए
हम सिर्फ फासिस्ट फोर्सेस और बीजेपी, उनका तो काम ही ये है। वो तो रिएक्शनरी फोर्सेस हैं, वो डिसयूनाइट करने का काम करेंगी, वो दबाने का काम करेगी, वो अनएजुकेटेड रहे लोग वो काम करेगी, पतन का शिकार हो, कल्चरली डिग्रेडेड हो, ये उसकी पॉलिटिक्स है। इसलिए जब तक मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि, मजदूर वर्ग की पार्टी, संगठन मजदूर वर्ग को वर्ग चेतना के आधार पर संगठित नहीं करते। आप अगर भगत सिंह का लेख पढ़ेंगे 1928 का, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, उसमें भगत सिंह ने एक ही बात कही है कि सब लोग अपना काम करेंगे, फासिस्ट फोर्स से भी आएंगी और जो आज डेमोक्रेटिक हैं वो भी फासिस्ट बन जाएंगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक ही रहेंगी, उतनी रहेंगी। इसलिए मजदूर वर्ग को वर्ग चेतना के आधार पर, साइंटिफिक थिंकिंग के आधार पर अपने संघर्षों को तीव्र करना चाहिए, अपनी यूनिटी को लगातार बरकरार रखना चाहिए। और उसकी पार्टी का एक जबरदस्त भूमिका इस बात में है। तो फासिस्ट फोर्सेस जो है उनको लगाम लग सकता है। बाकी ये खतरा जरूर है आज, जिस तरह से जो है क्या नाम, हिंदुत्व के नाम पर, कल्चर के नाम पर, राम के नाम पर, जिस तरह से आज वो एक धर्म के नाम पर ये सब कर रहे हैं और एक सेंट्रलिज्म, कल्चरल सेंट्रलिज्म थोप रहे हैं सबके ऊपर। हम इस बात का जो है क्या नाम, हमें विरोध करना चाहिए और सब लोगों को जो है क्या नाम, जितने भी राइट माइंड पीपल हैं, इसको एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म इसको होना चाहिए। लेकिन हमें इसको इस रूप में देखना चाहिए कि एक वर्ग की जरूरत है। जिस वर्ग को आज बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही है उसको पहले कांग्रेस करती थी, उसको फिर कांग्रेस कर सकती है। ये वर्ग किस समय में नीचे से मजदूर वर्ग का प्रेशर मूवमेंट कितना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना रोक पाएंगे और कितना हम सफल हो पाएंगे रोकने के लिए। इसलिए वर्गों के संदर्भ में बीजेपी और कांग्रेस और इन सब पार्टियों को हमें देखना चाहिए। लोकल पूंजी है, नेशनल पूंजी है, मोनोपोली कैपिटल है, छोटी पूंजी है, ये संघर्ष हैं, ये सब पार्टियां इनको रिप्रेजेंट करती हैं। अगले इतना में हम बात करेंगे कि आपका जो संगठन है उसने किस तरह के काम किए हैं हरियाणा में, जन आंदोलनों में किस तरह की उसकी कारगुजारी रही है। खास करके एक 10-15 साल पहले डेरा सिरसा के विरुद्ध भी एक आंदोलन उठा था, उसके मुतल्लिक हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं उनको बताएं। ऐसा है, ये सन 2003 की बात है कि यहाँ हरियाणा में एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति, उसकी हत्या हुई और जो साफ पता चला कि वो डेरे के लोगों ने करवाई, क्योंकि डेरे की वो आलोचना करते थे, उसके अंदर के जो लूप होल्स हैं या उसके अंदर की जो आपराधिक गतिविधियां वहां चल रही हैं उसके बारे में उन्होंने अपने पूरा सच पत्र में लिखा। और हमारे कुरुक्षेत्र जिला में भी गांव है खानपुर कोलियां, यहाँ एक आदमी की एक हत्या करके वो चले गए उसके लोग, बाद में पता चला, जिस वक्त हत्या की उस वक्त नहीं चला पता। तो हमारे संगठन ने ये जो है ना क्या नाम जरूरी समझा कि इतना बड़ा जो ये पत्रकार पे जो ना हत्या हुआ और यहाँ हत्या हुआ और इसके लिए कोई बोल नहीं रहा है, डेरे का दबदबा है, कईयों को उन्होंने पिटाई कर दिया। फतेहाबाद में तो कई पत्रकारों पे हमले किए, लेखा जोखा एक पत्र उसके दफ्तर को उजाड़ दिया, वहाँ सब अस्त व्यस्त कर दिया। तो हमारे संगठन ने निर्णय लिया कि हम जो है ना इस डेरा सच्चा सौदा की सारी जो भी आज तक की रामचंद्र छत्रपति की हत्या के संदर्भ में जितनी जानकारियां हमने कलेक्ट की वो सारी एक पर्चे के माध्यम से निकाली जाए और हरियाणा में एक सिग्नेचर कैंपेन लिया जाए कि सीबीआई में ये केस जाए, सीबीआई की इंक्वायरी हो। तो सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करते हुए हमने एक 4 पेज का एक पर्चा निकाला। वो पर्चा जो है जिसका शीर्षक था हालात बता रहे हैं, डेरे के मुखिया ने कराए हैं ये हत्याकांड। तो उसको हमने बांटा और हमारी बड़ी ठोस जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर तथ्य थे हमने उसमें दिए। कुरुक्षेत्र से हमने उसको आरंभ किया और हमने सब जिलाओं पे, खासकर बस स्टैंडों पे जाकर के सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया और हर जिला में लगभग हमारे ऊपर हमले हुए, लेकिन हम डरे नहीं। उन्होंने हमें धमकियां भी दी, मार पिटाई भी करी, पर लोग हमारे संपर्क पक्ष में भी आए कि ये लोग भी सच्चे हैं, इनका संगठन भी सच्चा है। और फतेहाबाद में जो है ना क्या नाम, जब हम ये बस अड्डे के बाहर 14 आदमी, हमारे सुदेश कुमारी हमारे मंच की कन्वीनर थी उस वक्त, जनसंघर्ष मंच की, तो उन्होंने अपना लगा करके और वो सिग्नेचर कैंपेन कर रहे थे, तो 200-250 की तादाद में आकर के डेरे के प्रेमियों ने आकर के धमकी दी कि ये उठा के भागो। इन्होंने कहा हमारा काम डेमोक्रेटिक राइट है, हम ये सिग्नेचर कैंपेन करवा रहे हैं, कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट मिला हुआ है। लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं किया, आगे ताबड़तोड़ हमला कर दिया, बहुत चोटें मारी और वहाँ से पुलिस से मिल करके जो है ना सीधा हमारे 14 व्यक्तियों के ऊपर 307 के केस बनाए। 307 धारा में जो है ना क्या नाम 40 दिन हमारे 14 साथी, जिसमें 4 महिलाएं भी, वो सब अंदर रहे, जेल में रहे
हमने उसमें सारी पैरवी की। और उस वक्त जो है ना क्या नाम, हम उस वक्त भी हमने बहुत फोर्सेस को, बहुत दूसरे वामपंथी जो पार्टियां हैं, संगठन हैं, उनसे आग्रह किया कि इस मूवमेंट में आओ। लेकिन मेरे को लगता है कि क्योंकि डेरे का जो है ना क्या नाम, खासकर दलित जातियों में, दलित वर्ग में बहुत ज़्यादा इसका एक प्रभाव है, और वो उसको वोट बैंक मान करके उसको नाराज नहीं करना चाहते थे। लगभग कोई हमारे साथ नहीं आया। पूरा का पूरा हरियाणा में हम एक हिसाब से, किसी का मैंने नहीं देखा कि कोई प्रेस स्टेटमेंट भी आया हो। हाँ, सीपीआईएम के जो जनवादी महिला समिति है, इसके महिलाएं हिसार में हमारे साथियों से जेल में जरूर मिल के आई हैं और अपनी सहानुभूति प्रकट करके आई हैं। और हमारा उसमें जो सीबीआई का जो है ना क्या नाम, जो मांग थी, उसने बहुत रोल प्ले किया। इतना बड़ा अखबारों में भी आया, सब में आया। तो बाद में वो सीबीआई में केस गया, यानी कि जो बाहर का मूवमेंट है, हाई कोर्ट में याचिका दायर, अंशुल जो छत्रपति है, रामचंद्र छत्रपति के लड़के, हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया। वो सिरसा से जरूर सपोर्ट करने के लिए हर पेशी पे आते थे, हमारे को उस परिवार का सपोर्ट रहा। और उसके बाद जो है ना क्या नाम, ये केस जो है ना क्या नाम, सीबीआई में गए, और सीबीआई में इतना लंबा अरसा हो गया, 2003 से आज तक किसी केस का कोई ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी जो है ना क्या नाम, पेशियां लग रही हैं। और बड़े दुख की बात है कि डेरा सच्चा सौदा के मुखिया के खिलाफ जो है ना क्या नाम, रेप एंड मर्डर जैसे संगीन अपराध हैं, और हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दिया। यानी कि पहला केस हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि अग्रिम जमानत रेप एंड मर्डर में केसों में, और जिसमें दलील दी गई कि ये क्या आसमान टूट जाएगा अगर इसको जमानत ना देंगे तो। मतलब हमें कुछ लगा नहीं कि बात क्या है कि ये इस प्रकार से इतने संगीन अपराध में ऐसे ऐसे लोगों को आप जो है ना क्या नाम जमानत दे रहे हैं, और साधारण लोगों को आप छोटे छोटे केसों पे जो है ना क्या नाम सालों साल अंदर रखते हैं। तो ये दुख की बात है, पर अभी उसका रिजल्ट जो है ना क्या नाम सामने आने बाकी हैं। बाकी हमें तो कोई आशा की बात लगती नहीं है अभी, देखो क्या होता है इन जन संघर्षों में। हाँ। जहाँ के हम उस केस में, हम उन केसों में 307 वगैरह में बरी हुए। ये मैं आपको बता दूं कि हमारे ऊपर जो झूठे केस बनाए, हम उसमें बरी हुए। हाँ। लोगों का समर्थन किस तरह है? लोगों का समर्थन था, हमारे पक्षधर काफी थे, लेकिन एकदम से एक्टिव समर्थन जिस तरह से हो, वो डर था। और खासकर कुरुक्षेत्र है, कैथल है, जहाँ हमारे यूनिट्स हैं, हमें लोग जानते हैं, यहाँ तो वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन रोहतक है, या तो फतेहाबाद है, या तो जींद है, जहाँ हमारे उतना प्रभाव नहीं था। सोनीपत में भी हमने किया, फतेहाबाद में किया, हिसार में किया, सब जगह हमारे ऊपर जो है ना उन्होंने हमारे उसको फाड़ दिया पत्र, और जितने हमारे रजिस्टर होते थे। हिसार में भी हमारे जो है क्या नाम, पुलिस हमें उठा के ले गई, हमारे साथियों को, लेकिन केस नहीं बनाए। तो समर्थन को हम कह सकते हैं कि वो आशा के अनुकूल था। आशा के अनुकूल समर्थन था। लोगों ने विरोध किया है कि इनका डेमोक्रेटिक राइट है, आप इनको ऐसा नहीं कर सकते। और खासकर फतेहाबाद के पत्रकारों ने हमें समर्थन दिया। आखिरी पड़ाव में एक दो सवाल पूछने बनते हैं। हाँ। खास करके जो हाल ही में कुछ घटनाक्रम हुए हैं। हाँ। जैसे हरियाणा में बीजेपी का आगमन हुआ है, उसके बाद किस तरह का माहौल आप हरियाणा में देख रहे हो? नहीं, हरियाणा में और सारे देश में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं। जो वायदे किए थे, जो सब्ज बाग दिखाए थे, अच्छे दिन आएंगे, या तो इतना इतना ये हो जाएगा, वास्तविक जीवन में तो कोई लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। निराशा है। हरियाणा में किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा है। मोदी जी तो कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, कुछ भी नहीं है। यानी कि कोई लोग महसूस नहीं कर रहे हैं कि कुछ बदलाव आया है। और बदलाव हम तो समझते थे कि आएगा भी नहीं, आ भी नहीं सकता है। और ये सब जो है ना क्या नाम, जो कांग्रेस की नीतियां थी, ये सारे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं है कि लोगों को कोई नई चीज देखने को मिली हो। लोग निराश हैं, खट्टर की गवर्नमेंट से भी और बीजेपी के केंद्रीय सरकार से भी लोग निराश हैं। और ये जो है ना सरकार लोगों को सही जो है ना क्या नाम, जो उनके आर्थिक जीवन में दुर्दशा है, उसमें कुछ सहायता या उसमें कुछ सहूलियत करने के बजाय ऐसे ऐसे मुद्दों पे लोगों का ध्यान बांट देना चाहते हैं कि गाय का मुद्दा उठा दिया है, या तो जो है ना क्या नाम, आप जो है ना क्या नाम, अब जैसे मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा दिया है। तो ये सब चीज जो है ना क्या नाम निराशात्मक, जो हम सोचते थे कि ऐसा ही होगा वैसे ही हो रहा है। मोदी के आगमन की बात की आपने। हाँ। मोदी के आगमन के बाद हमने ये तो देखा, चाहे लेफ्ट की कितनी प्रॉब्लम हुई हो रहती हो, एक तरह वो एक्टिव तो हुई है।
मतलब किसी रूप में, चाहे वो हाजिरी लगाने तक का ही मुद्दा हो, हाँ। पर हरियाणा में शायद इस तरह की स्थिति नहीं दिख रही कि हाँ। लेफ्ट काफी कमजोर है, हाँ, सीपीएम भी है। ये क्या कारण है इसका? इसका कारण तो यही बात है। लेफ्ट तो असल में क्या है कि जब आप सरकार में जाने का लाइन ले लेते हैं और बुर्जुआ पार्टियों से सीधा सीधी ओम प्रकाश चौटाला से, इनेलो से भी आप समझौता करके चुनाव लड़ेंगे। इसको भी छोड़िए, मेरा हाँ। सवाल ये है कि हाँ। वो तो प्रॉब्लम मैंने कह दिया कि अलग हाँ। है, हाँ। लेकिन एक नाम मात्र हाजिरी भी हाँ। हरियाणा में शायद दिख नहीं रही, हाँ। जैसे हिंदुस्तान में दिख रही है। सीपीएम हाँ। चाहे वो कांग्रेस से गठजोड़ करके अपनी हाजिरी हाँ। लगाने के मूड में हो, हाँ। जहाँ अलग अलग जो जत्थेबंदी आंदोलन के मूड में आई हो लेफ्ट की, हाँ। जहाँ वो चीज कम दिख रही है हरियाणा में। कि हाँ। मैं गलत हूँ जब वो बात सही है? नहीं नहीं, वो चीज बात आपकी सही है। हरियाणा में कमजोर है और पहले से भी कंपैरेटिवली जो है क्या नाम कमजोर है। हरियाणा में वामपंथ कभी इतना मजबूत नहीं रहा कि भाई हम कहें कि यहाँ बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। हाँ, उसमें कुछ फर्क जरूर पड़ा है कि नीचे गया है, ग्राफ ऊपर नहीं गया है, इतनी बात जरूर है। हाल ही में जो दलित समुदाय को लेकर भी घटनाएं हुई हैं, चाहे ये समस्या पूरे हिंदुस्तान की है, यूपी में, बिहार में, यहाँ तक के दक्षिण भारत में भी हम देख सकते हैं जहाँ लेफ्ट का गढ़ रहा है, उसके बारे में पहले बात हो गई है कि लेफ्ट की क्या अप्रोच रही है। हरियाणा में इन घटनाओं के ज्यादा होने के क्या कारण है? हरियाणा में ज्यादा जो है ना क्या नाम, जो जिसको हम कहते हैं कि पुरानी परंपरावादी कास्ट वाली सोच है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ये ज्यादा जो है ना क्या नाम थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये ज्यादा स्ट्रांग है। और दलित जातियां जो है ना समानता का व्यवहार चाहती हैं। और खासकर मेरे को लगता है ये भी है कि ये सिर्फ जो है ना क्या नाम सामाजिक बात नहीं है, जो ये आर्थिक क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट जाटों में जो डोमिनेटिंग कास्ट है उसमें भी है। अब आप देख रहे हैं कि गुजरात में जो है क्या नाम जो पटेलों ने जो जिस प्रकार से आरक्षण किया है, तो नौकरियां तो सबको चाहिए, आर्थिक जीवन में सबको चाहिए। और वो ये सोचते हैं कि ये जो दलितों को आरक्षण दिया है शायद हमारे बच्चों को हमको नौकरियां इसलिए नहीं मिल रही हैं। वो हाकिम जमात के पक्ष में बात जाती है, वो जाती है। और वो इसको यूं समझते हैं कि ये हमारे शत्रु हैं, इसलिए कोई भी बहाना मिले वो उस बहाने की तलाश में ही रहते हैं। दिल में एक दूसरी बात भी है कि हमारे यानी कि एक बड़ा प्रचार है कि जाटों के लड़कों को तो नौकरी नहीं है, ब्राह्मणों के लड़कों को तो नौकरी नहीं है, इनको तो नौकरी नहीं है, नौकरी तो सब दलितों को दे दिया। दलितों को भी कितना नौकरी है नहीं। हमारा है कि अगर 1000 लोग हैं, 1000 को ही नौकरी चाहिए। आप जो है ना एक के लिए आप लड़ेंगे, एक को आरक्षण कर देंगे, नौकरी तो 999 के लिए चाहिए। यानी कि सभी के लिए रोजगार का दरवाजा खुले, ये लाइन ना लेने की बजाय आपस में जो है क्या नाम ये पूंजीपति वर्ग की अपनी पार्टियों की जरूरत है कि वो एक दूसरे को लड़वा रही हैं। नौकरियां सबको चाहिए, एजुकेशन सबको चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं सबको चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। और इसका रास्ता है कि यह पूंजीवाद विरोध, इसको खात्मा करके ही सब संभव हो सकता है। औरतों के मुद्दों पे, दलितों के मुद्दों पे, मजदूरों के मुद्दों पे आपका संगठन जब फाइट लड़ता है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? वैसे तो कुछ समस्या तो कॉमन होती है, पर जो उसके बिना अलग किस तरह की जो समस्याएं इधर पेश आती हैं? समस्याएं तो काफी किस्म की पेश आती हैं। समस्याएं तो सबसे बड़ी समस्या तो जो है ना क्या नाम यही है कि जो है ना क्या नाम एक जब तक मजबूत संगठन अगर हमारा ही ना हो, तो हम ही अगर छोटे लेवल पे हैं, तो छोटे लेवल पे जो है ना क्या नाम जितनी शक्ति चाहिए वो शक्ति हमारी भी नहीं है। और जितनी शक्ति है उसमें हम लड़ते हैं और हमें आशानुकूल परिणाम भी मिलते हैं, हम उससे निराश नहीं हैं। पर दूसरी बात यह है कि दूसरे जो गरीब लोगों पे और दलितों पे, महिलाओं पे घरेलू और दूसरे जो दबाव हैं वो इतने हैं कि हमारे ऐसे भी आंदोलन हैं कि हमारे से भी रिक्वेस्ट करके बैठ जाते हैं। क्योंकि देखिए हम इस प्रकार की तो संगठन है नहीं देशव्यापी कि हम बजट का विरोध करके उसमें कोई कमी कराएं या देश में महंगाई कम करा दें या देश के लेवल की समस्या को। हम लोकल समस्याओं में जो करते हैं तो वहाँ लोकल प्रॉब्लम यही है। वो तो बस काम दबा समूह के ही हैं। हाँ, जो आप गिना रहे हो। हाँ, वो तो एक दबा समूह के कुछ व्यक्ति हैं वो तो। लेकिन हमें इतना जरूर है कि जितनी हमारी शक्ति है, हमारी शक्ति ही कम है, पर जितनी है हम निराश नहीं है। लोग उसमें जो है ना क्या नाम भागीदारी करते हैं, भरोसा भी दिखाते हैं और साथ भी खड़े होते हैं। तो और मैं समझता हूँ कि ये चीज हमारी शक्ति बढ़ने के साथ साथ। आखिर में सवाल ये, हिंदुस्तान में सीने तक का बस्ट सबसे बड़ा तो आपने लगा दिया, इसके बाद आपके संगठन के क्या उद्देश्य होंगे? खास करके भगत सिंह का किताबों से बड़ा रिश्ता था, तो आप उसको साकार करोगे कि नहीं? हाँ नहीं, देखिए भगत सिंह का हमारा तो सबसे बड़ी बात यह है कि किताबें तो बहुत हैं और बहुत लोग किताबों को प्रकाशन कर रहे हैं, थोड़ा रेट ज्यादा हो सकते हैं,
पर हमारा जो है ना क्या नाम ये है कि जो भगत सिंह का जो विचार है, उनका जो जेन्युइन विचार है कि हवा में रहेंगी मेरे ख्याल की बिजली, उनका जो ख्याल है, हम उनके जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, जिसको हम समझते हैं कि हम सही हैं, हम उनकी जो है क्या नाम 15,000 पुस्तकें अभी तक बांट चुके हैं अपने एडिशन छपवा के। लक्ष्य और विचारधारा जो पुस्तक है उसको हमने दिया है। और जो ये बुत बनाया है ये भारत में सबसे बड़ा, यानी कि सिर्फ भगत सिंह का ही नहीं, चाहे वो गांधी का हो, जवाहर को हो, चाहे वो पटेल का हो, नेताजी सुभाष का हो, सभी बुतों में ये भारत का पहला सबसे बड़ा बुत है। और आगे हमारा जो कार्यक्रम रहेगा भगत सिंह के विचारों को ही हम स्ट्रेस देंगे, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और भगत सिंह की इस बात को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और इसको ही सब संगठनों में लोगों में ले जाएंगे कि भगत सिंह को जब असेंबली बम कांड में उम्र कैद की सजा हुई तो हाई कोर्ट में उन्होंने अपील डाली थी। उस अपील में उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात लिखी थी। वो मार्मिक बात ये थी कि जनाब की सेवा में हम सजाओं में कमी कराने के लिए नहीं आए। हमारे बारे में हम सिर्फ रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं, हमारे बारे में अनुचित राय ना बनाई जाए, अपना ओपिनियन गलत ना हो अदालत का या किसी का भी, हमारे को गलत ढंग से पेश ना किया जाए। और दुख की बात यह है कि वो अदालतें तो जो कर रही थी, भगत सिंह ने जो ये कहा कि सजाओं का सवाल हमारे लिए गौण है, अनुचित राय ना बनाई जाए, वो अनुचित राय देश के लोग जो उनको विरासत में लेके चल रहे हैं वो भी बना रहे हैं। हमारा ये सबसे बड़ा फाइट रहेगा कि भगत सिंह को उसके सही रूप में पेश किया जाए और सही रूप में उसको माना जाए और सही रूप में लेकर उसको आगे बढ़ा जाए। आखिर में हमारी सुई सवेर के सज्जनों के नाम कोई स्नेहा? आपके सज्जनों के साथ स्नेह, हर सभी साथियों से हमारा स्नेह ये है कि हम जिस काम में लगे हैं उसको आप भी सपोर्ट करें, सुई सवेर भी सपोर्ट करें और इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और इस विचार पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा की जाए। और दूसरे संगठनों से आपके बहुत परिचय हैं, बहुत व्यापक संपर्क हैं, उसको जो है ना क्या नाम जोड़ने का काम करें आप, यही हमारा आपसे भी इतनी मूल्यवान बातें धन्यवाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।